दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, सेम यानी सेमिस्टर, एक्ट है आपका लैंड लॉ, कोड है आपका 5004। आज का जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लैंड लॉ को हम रेवेन्यू कोड भी बोलते हैं। रेवेन्यू 2006 भी कहते हैं, ठीक है। ये है, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको नॉलेज समझ में आई होगी। ये जो है अब हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी को व्हाट्सअप नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हो और फिफ्थ सेमेस्टर के आप ऑल एक्ट प्राप्त कर सकते हो। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से ही हमने एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है, उसे आप फॉलो करना। वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी फिलहाल में आपके एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एग्जाम के बाद भी आपको नई नई चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज से या LLB के, BLLB के, LLM के या LLB BLLB आप पास कर चुके हो, आप सिर्फ लॉ से संबंध रखने वाले हो तो आप इसे फॉलो कर लेना। ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे। बेसिक क्वेश्चन बड़े प्यार से समझना। अगर आप इसे आराम से और प्यार से समझोगे तो आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, ठीक है। चलते हैं अपना आगे। सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं राजस्व। राजस्व होता क्या है? राजस्व होता है आय। किसकी? राज्य की। राज्य की आय को राजस्व बोलते हैं। और इसका प्रत्येक राज्य में अपना अपना राजस्व विभाग होता है। एक प्रकार से ये जो टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक स्टेट में अपना अपना राजस्व विभाग होता है। राजस्व का मतलब होता है राज्य की आय के साधन कहां कहां से हैं और कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था इसका अर्थ। ये है लैंड लॉ, यानी कि भूमि से हमें अपना राजस्व कैसे प्राप्त करना है। भूमि कर, जिसे हम बोलते हैं भूमि कर, यानी लैंड टैक्स, ठीक है। आगे चलते हैं और उम्मीद करता हूं यह चीजें भी आपको स्टार्टिंग में समझ में आ रही होंगी। हमारा जो क्वेश्चन है आज थोड़ा बेसिक है। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो आने वाले समय में जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ पाएंगे और ये एक्ट आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि में संपत्ति का अधिकार। भूमि में संपत्ति अधिकार का उद्गम अध्यसनवाद पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, इसको बता देते हैं अध्यसनवाद क्या होता है। देखो, एक हमें अपनी सोच को थोड़ा पीछे लेके जाना है इतिहास में, ठीक है। इतिहास की तरफ चलते हैं अपने। जब राजा थे और प्रजा थी, जब हमारा देश प्रजातंत्र था, सॉरी प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। सिर्फ राजा का पुत्र ही राजा बन सकता था। क्या होता था वहां पे, बात करेंगे भूमि की। राजा का बेटा राजा होता था और कोई व्यक्ति राजगद्दी पर नहीं बैठता था। अगर बैठते थे तो उसके परिवार के ही लोग बैठते थे। अब बात करते हैं उस समय की भूमि के बारे में। जैसे ये कोई राज्य है, ठीक है,
और ये राज्य का भूमि का टुकड़ा है। क्या है? भूमि है। अब यहां पर इतने हिस्से में तो राजा का चलो घर हो गया या महल हो गया या अधिकार हो गया। ये जो बाकी की भूमि है ये खाली पड़ी हुई है। अब यहां पर क्या है? ये क्या है? एकदम बंजर भूमि है। अब राजा किसी व्यक्ति को, आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि एक बहुत अमीर राजा थे और उन राजा ने किसी गरीब को एक गांव दान में दे दिया, एक नगर दान में दे दिया, बहुत जमीन का हिस्सा दान में दे दिया। तो वहां पर क्या करा जाता था? जैसे कोई भूमि का टुकड़ा है, यहाँ पे ये नगर बने हुए हैं, गांव बने हुए हैं, ए गांव है, बी गांव है, सी गांव है, डी गांव है, ठीक है। तो राजा ने ये सब क्या कर दिए? दान कर दिए, ठीक है, ये दान कर दिए। अब दान करने से मतलब क्या है कि ये एक तो थी बंजर भूमि। कैसी थी? बंजर भूमि। इस पर राजा के दो हित छुपे हुए थे। क्या हित? दो। राजा के, राज्य का जो राजा था, इसके दो हित होते थे। नंबर 1 क्या था? एक तो ये जो बंजर भूमि है ये क्या हो जाएगी? उपजाऊ। जब भूमि उपजाऊ होगी तो वहां कोई ना कोई पैदावार होगी, और पैदावार होगी तो वहां से हमें कोई ना कोई टैक्स या कर हमें जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? टैक्स या कर, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और यहाँ पे पॉइंट नोट करना है। राजा के दो हित थे, एक तो उपजाऊ भूमि हो जाएगी और हमें टैक्स मिलेगा, जिससे हमारा राज्य और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होगा। कोई भी राज्य कब शक्तिशाली होता है? जब उस पे धन संपत्ति और उसकी जो भूमि है उपजाऊ होती है, तो वो राजा अपने आप ही शक्तिशाली हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब कोई राजा किसी गांव को दान में देता था, भाई सपोज करो ये सी नाम का गांव है और राजा ने इस गांव के जितनी भी संपत्ति आती थी इसके आसपास की किसी व्यक्ति को दान में दे दी। अब यहाँ सी गांव में तो पहले से ही यहाँ व्यक्ति निवास कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो यहाँ पर दान का मतलब क्या है? जैसे के नाम के व्यक्ति को राजा ने दान कर दिया, तो के नाम को जो व्यक्ति है इस सी गांव को उपजाऊ बनाएगा, ठीक है। और इस उपज गांव से सिर्फ क्या है? टैक्स ले सकता है। अब सी गांव में जितने भी घर हैं, मकान हैं, दुकान है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है राजा ने दान में कै को दी है। तो जो सी गांव में सभी व्यक्तियों की संपत्ति, दुकान, घर जो भी है कै के हो गए? नहीं, सिर्फ इसका इतना अधिकार है, एक तो बंजर भूमि में अपनी फसल बो सकता है, मजदूर लगा सकता है, और इस गांव से जो भी प्राप्त टैक्स है वो अपना प्राप्त कर सकता है। किस भूमि में फसल कर सकता है? जो सी गांव के व्यक्तियों से बच रही होगी। एक तो उसमें उस भूमि में अपनी फसल कर सकता है या अपने उपयोग में ला सकता है। दूसरा, इस गांव के लोगों से टैक्स वसूल कर सकता है, ठीक है। ये होता है दान। राजा उस दान के बदले में इससे कुछ परसेंटेज यहां से लेता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। राज्य का किसी भूमि को दान में देने से या किसी व्यक्ति को देने से दो हित छुपे रहते हैं। एक तो भूमि उपजाऊ हो जाएगी और एक दूसरा राज्य में टैक्स आता रहेगा, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि दान में दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है जिस राज्य को दान में दिया गया है उसके रहने वाले व्यक्तियों की सभी संपत्ति दान करे हुए व्यक्ति के पास पहुंच गई। नहीं, सिर्फ उसे उस भूमि पर फसल करने का अधिकार था और टैक्स वसूलने का अधिकार था। आगे चलते हैं। ये तो था हमारा राजतंत्र की बात। अब राजतंत्र से पहले की और इतिहास में चले जाते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। और राजतंत्र से भी पहले वहां पे क्या था? जैसे 4 व्यक्ति हैं, पहले एक लेते हैं। प्रथम व्यक्ति है कोई, देखो आपको क्लास अगर बोर लग रही हो तो थोड़ा रेस्ट करके देख लेना, लेकिन मैं आपका बेस क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे आप फिर परेशान ना हो,
बस इतना ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से समझ जाओ। आप एक वीडियो को बार बार ना देखो, इसलिए आप अच्छे से समझने की कोशिश करना और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कोई प्रथम व्यक्ति है और कोई राज्य है, ये राज्य है। यहां पर जगह जगह आदमी रह रहे हैं, लेकिन किसी का किसी भी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। जिसका जहां मन करा उसने वहां पे अपनी कुटिया बना ली, वहां पे अपनी झोपड़ी बना ली, अपना कहीं लकड़ी से, मिट्टी से, अब पत्थर से अपना घर बना लिया, हिस्सा घेर लिया, लेकिन किसी का कोई प्रॉपर नाम नहीं है। तो यहां पर ये जो प्रथम व्यक्ति है, इसका अगर मन करे, कहीं कोई बंजर भूमि पड़ी है, ठीक है, कोई बंजर भूमि है, वहां पर जैसे ये भूमि का टुकड़ा है और इसने वहां पर जाके साफ सफाई करी, किससे क्या करी, साफ सफाई करी, और वहां इसने कोई पेड़ लगा दिया या कोई फसल बो दी या अपना निवास स्थान बना दिया। क्या? निवास। तो ये पेड़ लगाने से, फसल बोने से और निवास स्थान बनाने से ये प्रथम व्यक्ति की ही क्या हो गई? भूमि यानी संपत्ति हो गई। अब कोई द्वितीय व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है। उस समय ऐसा नहीं था। जिसने पहले जाके घेरा, जिसने पेड़ लगाए, फसल बोई, निवास स्थान बनाया, वो उसी की हो गई। दूसरा व्यक्ति, उसका अधिकार सिर्फ इतना है, कहीं उसे बंजर भूमि उस राज्य में दिखे तो उसे वहां जाकर वो घेर सकता है और इसी प्रकार से कोई कार्य करेगा तो वो द्वितीय व्यक्ति की भूमि हो जाएगी। वहां इसी प्रकार का चलन था उस समय, इतिहास में, हमारे प्राचीन इतिहास में। आगे चलते हैं। इसका वर्णन हमें मिलता है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में। उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी के पास कोई निश्चित जमीन होगी, किसी के पास कम थी, किसी के पास ज्यादा थी। अब ये सब क्या था? अपने अधिकार, अपने कर्म के आधार पर। आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता तो उसका स्वामी वह होता है जो उस पर सर्वप्रथम काबिज होता है। अब देखो, मैंने ये एग्जांपल्स, कुछ बातें बताई थी, अब इसके आधार पर आपको देखो सारी चीजें कहानी की तरह याद हो जाएंगी। बोला है, जिस वस्तु का या स्थान का कोई स्वामी नहीं होता उस समय उस पर कब्जा करने वाला व्यक्ति, प्रथम कब्जा करने वाला व्यक्ति उसका स्वामी हो जाता है। तो ये कौन था? प्रथम व्यक्ति था। क्या करने वाला? कब्जा करने वाला। तो इसका क्या हो गया? स्वामी हो गया। जिसका कोई स्वामी नहीं होता, भाई उस समय पे ना तो कोई ऐसी रजिस्ट्री थी, ना कोई दस्तावेज होते थे, जिसका जहां मन करा वो वहीं बस गया, ठीक है। और इसी आधार पर कहा है प्रथम व्यक्ति, जहां पर पेड़ लगा दे, फसल बो दे या निवास स्थान बना दे, ये इनके क्या थे? पक्के दस्तावेज उस समय के, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुस्मृति में वर्णित है, पुराविद यानी ज्ञानी पहले वृक्ष काटने वाले को खेतमान, वृक्ष काटने वाले का, यहाँ पे को की जगह का कर लेना, का खेत मानते हैं और पहले घायल करने वाले का मृग। अगर कोई व्यक्ति किसी खाली स्थान पर, जैसे कोई खाली स्थान है और यहाँ पर कोई पेड़ है और इस पेड़ को किसी अन्य व्यक्ति ने काट दिया, तृतीय व्यक्ति ने, तो ये पेड़ काटने के आधार पर ये भूमि का जो टुकड़ा है इस तृतीय व्यक्ति का हो गया और ये इस पे कब्जा ले लेगा। उसी प्रकार से अगर जंगल में कोई मृग है या कोई जानवर है, अगर उसमें कोई किसी ने तीर मार दिया, जिसका तीर पहले लगा मृग उसी का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति शाखाविहीन सूखे पेड़ों को खोदकर भूमि को जोतने बोने योग्य बना देता है। लेकिन एक चीज और बोली है मनुस्मृति में कि यहां पर पेड़ तो तुम काट सकते हो उस समय पे, लेकिन वो पेड़ कैसे हो? सूखे पेड़, शाखा विहीन, मतलब जो सूखे पेड़ हैं। ऐसे नहीं है कि हरे भरे जंगल को आप काट दो, उजाड़ कर दो और वहां पे अपना कब्जा करो, नहीं। तो ये मनुस्मृति में बोला गया था कि शाखा विहीन सूखे पेड़ों को काटकर अगर कोई उपजाऊ जमीन बनाना चाहता है तो बना सकता है, जहां पर पेड़ नहीं हो रहे हैं, सूख गए हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति शाखा विहीन सूखे पेड़ों को खोदकर
पेड़ों को खोदकर मतलब उनकी जड़ों को खोदकर भूमि को जोतने बोने योग्य बना देता है, उसी को उस खेत का स्वामी माना गया। मतलब जो पहले इस कृत्य को करता, कार्य को करता, उसी की वो भूमि हो जाती। आगे चलते हैं। राजा भूमि का स्वामी नहीं है। कोई भी राजा किसी भी भूमि का स्वामी नहीं होता। ठीक है। जिस प्रकार से किसी ग्राम का जो प्रधान होता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, ये ग्राम है और ग्राम का एक प्रधान है। अगर आप शहर से हो तो शहर के चेयरमैन होते हैं। जब ये चेयरमैन या प्रधान होते हैं तो इनका अधिकार तो पूरे राज्य पे ही रहता है, मतलब पूरे गांव पे या शहर पे रहता है। मतलब ये अपनी मर्जी से कानून व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये किसी की भी प्रॉपर्टी को अपना अधिकार नहीं अपना अधिकार नहीं जता सकते किसी अन्य की प्रॉपर्टी पे। ये तो आप मानते होंगे। ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी राजा कि अपनी प्रजा के संपत्ति को, घरों को, मकानों को अपनी संपत्ति नहीं मान सकता था, सिर्फ क्या है, टैक्स ले सकता था। ठीक है। आगे चलते हैं। आपातकालीन स्थिति में जब विपत्ति आती है, देश में कोई आक्रमण या युद्ध होते हैं, उस समय चाहे आम व्यक्ति की संपत्ति हो या सरकार की संपत्ति हो, सब प्रथम उसे देश हित में इस्तेमाल करने के लिए खाली करवाया जा सकता है। ये एक इसका अपवाद है, ध्यान रखना इस बात को। आक्रमण के समय में या आपात स्थिति में, युद्ध के समय में, चाहे आप सरकारी संपत्ति है या प्राइवेट संपत्ति है, चाहे आपकी है या खाली पड़ी है, घर बना हुआ है, अगर उस समय अगर वो देश हित के लिए काम आने की आवश्यकता है या आने वाली है, तो उस पर सरकार का यानी देश का हक होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसका अपवाद है। हिंदू मनीषियों यानी मुनियों एवं विधि शास्त्रियों ने बार बार कहा है कि राजा यानी सरकार भूमि का स्वामी नहीं है। वह प्रजा के कब्जे की भूमि की उपज में ही हकदार माना गया है। कोई भी राजा, कोई भी, एक एग्जांपल के लिए मैंने प्रधान बताया था, चेयरमैन बताया था, ये क्या है, सिर्फ हमसे टैक्स ले सकते हैं, ना कि हमारी संपत्ति पे अपना अधिकार जता सकते हैं। ठीक है। राजा उपज के भाग का ही हकदार था। उसका उपज में भाग प्राप्ति का अधिकार इसलिए नहीं था कि वह भूमि का स्वामी था, वरन इसलिए था कि वह प्रजा के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करता था। टैक्स क्यों लेते थे राजा? भाई सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? भाई उस समय के राजा और इस समय की सरकार क्यों टैक्स लेती हैं? क्योंकि ये हमारी सरहदों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दूसरा, हमें आपातकाल में सहायता देते हैं। तीसरा, हमारी उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तभी तो हम टैक्स देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से उस समय राजा टैक्स लेते थे, भाई कोई अन्य राजा आकर आक्रमण ना कर दे, अपनी प्रजा को सुखी रखना, अच्छा जीवन व्यतीत कराना। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रजा रक्षार्थ राजा को यह भाग फीस के रूप में दिया जाता था। जो राजा रक्षा करता था, इसे फीस के तौर पर देते थे। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, प्रजा रक्षार्थ राजा को, जो प्रजा की रक्षा करता था। अब उस समय पे क्या होता था, राजा बदलते रहते थे, जैसे अब बदलते रहते हैं प्रधान, चेयरमैन। उस समय क्या होता था, अब तो वोटिंग के आधार पर चलते हैं। उस समय क्या था, तलवार और ताकत के आधार पर होता था। वो कैसे? जैसे ये राज्य है, कोई राज्य क है और ये राज्य ख है। भाई राज्य मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं। ठीक है। ये क राज्य का राजा है, ये इस पर आक्रमण करता है ख पे, और ख क्या है, हार जाता है। अब क का अधिकार कहां पर हो गया, इस पर भी। ठीक है। अब यहां पर जो ख के अंदर जो राज्य था, यहां पर जितनी भी प्रजा थी, उनके जो भी अधिकार थे, खेत थे, घर थे, इसका मतलब ये नहीं कि क उन्हें छीन लेगा, नहीं। क सिर्फ इस ख राज्य से कर ले सकता है।
जीत लिया, आप उनकी संपत्ति को नहीं हड़पोगे, छीनोगे नहीं, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कर ले सकते हो। आगे चलते हैं। और अब कै राज्य की कै नाम का जो राजा है, इसका हक है, अधिकार है, हक है। हक क्या है, टैक्स लेने का, और अधिकार क्या है, इस राज्य के बंजर भूमि को किसी को भी दान कर सकता है, या इस खे को, नगर को किसी अन्य व्यक्ति को दान कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन सब की रक्षा करने का अधिकार कै के ऊपर रहेगा। आगे चलते हैं। स्मृतिकार नारद के शब्दों में, यह मालगुजारी प्रजापालन का वेतन है। मालगुजारी, जो हमारा मालगुजारी कहते हैं टैक्स को, मालगुजारी राजस्व या टैक्स, यानी कि हमारा कर। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो अपनी स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो की। ठीक है, मैं स्लो इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना होता है। जल्दबाजी करूंगा तो उल्टी सीधी चीजें निकलेंगी मुंह से, और गलत वे में आपको पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, वो सही नहीं रहेगा। क्या राजा भूमि का दान कर सकता है? इस पर मीमांसाकार जैमिनी का कथन है कि भूमि दान में नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह सभी की संपत्ति है। भूमि के विशिष्ट भाग पर जो व्यक्ति काबिज हो सकते हैं, वे उसके स्वामी होंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो व्यक्ति भूमि पर काबिज हो जाता है, भूमि उसी की हो जाती है। ठीक है, भूमि किसी अन्य की संपत्ति नहीं है, ना उसे कोई छीन सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप उससे टैक्स ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सारी भूमियों पर कोई काबिज नहीं हो सकता, अतः उसका कोई स्वामी नहीं हो सकता। यदि राजा ने किसी व्यक्ति को कुछ गांव दान कर दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि गांव के व्यक्तियों के कब्जे की भूमि भी राजा ने दे दी। यहां पर बोला है, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति या कोई राजा संपूर्ण संपत्ति को, भूमि को नहीं संभाल सकता है। ठीक है, इसलिए वो सभी की संपत्तियों पे अपना अधिकार नहीं जता सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, टैक्स ले सकता है। और किसी भूमि के टुकड़े को अगर किसी को दान कर रहा है, तो दान के साथ साथ सिर्फ टैक्स दान में जाएगा, ना कि रहने वाले व्यक्तियों की संपत्ति। ठीक है, इसका अर्थ केवल इतना है कि राजा ने भूमि उपज से प्राप्त अपने भाग का दान कर दिया है। आगे चलते हैं। अब राजा क्या है, जहां से उसे दान, वो टैक्स मिल रहा था, वहां से अब टैक्स नहीं लेगा। जिसको दान किया है वो व्यक्ति वहां का टैक्स लेगा। आगे चलते हैं। एक राजा द्वारा दूसरे राज्य को जीतने पर विजित प्रजा के मकान, भूमि व अन्य संपत्तियां विजयी राजा की संपत्तियां नहीं हो जाती, वरन प्रजा द्वारा दिए कर का ही विजयी राजा हकदार होता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, अगर कै नाम का राजा कै नाम के राज्य पर आक्रमण करता है, तो इसका सिर्फ इतना अधिकार है कि ये कर ले सकता है, या इतना अधिकार है कि जो बंजर भूमि है या ये राज्य है, किसी अन्य व्यक्ति को दान कर दे या किसी के अधिकार में दे दे, और उससे कहे कि अब इसका टैक्स आप लो। बस इसका ये अधिकार और ये हक है। ठीक है, और बदले में ये क्या करेगा, जिसको भी दान में देगा या ये स्वयं इनकी रक्षा करेगा। आगे चलते हैं। राजा को भूमि की उपज का 6वां भाग प्राप्त करने का अधिकार था। आपातकाल में राजा उपज का 1/4 भाग ले सकता था, किंतु पूरे हिंदू काल में 6वां भाग पाने की ही परंपरा रही। अगर किसी के खेत में या किसी व्यक्ति की 6 बोरी अनाज है, ठीक है, तो उसमें से 1 बोरी अनाज राजा के पास जाता था। ठीक है, 6 में से 1 बोरी। अगर कभी आपात स्थिति आ जाती थी, तो 1/4 भाग, जैसे 4 बोरी अनाज है, तो उसमें से 1, 6 में से 1.5 बोरी, यानी 1/2। ठीक है, 1.5 बोरी, 6 का जाएगा तो 1.5 बोरी,
अगर 4 हिस्सा हैं तो 1 हिस्सा, ठीक है। 3 हिस्सा किसान के पास रहते थे और यहां पे 4.5 हिस्से। वैसे निजी समय पे 5 हिस्से बचते थे और आपातकाल में 4.5 हिस्सा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और ये परंपरा पूरे हिंदू समय में थी, हिंदू समय में और हिंदू काल में। आगे चलते हैं। हिंदू काल में छठवां भाग लिया जाता था। मुस्लिम काल में यह छठे से तीसरा कर दिया गया। छठे से तीसरा यानी कि अगर किसी की 6 बोरी अनाज हो रहा है तो उसको 2 बोरी अनाज दान दे, मतलब टैक्स के रूप में देना होगा, यानी कि कर के रूप में देना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने तो उपज का आधा भाग मालगुजारी के रूप में वसूल लिया, यानी अगर किसी के यहाँ 6 बोरी अनाज हो रहा है तो औरंगजेब आधा अनाज यानी 3 बोरी ले लिया करता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में। लेकिन कुछ समय बाद अंतिम मुगल शासकों वे ब्रिटिश काल में लगान धन के रूप में लेने लगे। पहले क्या था, हिंदू राजा थे, 6 बोरी का एक बोरी लेते थे टैक्स के रूप में, यानी छठा भाग लेते थे। आपात स्थिति में चौथा भाग लेते थे। लेकिन जो मुस्लिम शासनकारी आए, जब मुसलमानों का शासन आया, उन्होंने क्या करा, वो तीसरा हिस्सा लेते थे। अगर किसी की 3 बोरी अनाज है तो 1 बोरी वो लेते थे, 2 बोरी किसान के पास रहती थी। 6 में से 2 बोरी राजा के पास और 4 किसान के पास रहती थी। और औरंगजेब ने इसका उल्टा कर दिया। औरंगजेब उपज का आधा भाग लेने लगा था, ठीक है। लेकिन जब अंतिम शासक जो थे मुस्लिम, उन्होंने क्या करा, वो वस्तु या सामान के स्थान पर वो पैसे लेने लगे। क्या है, पैसे लेने लगे। और जो ब्रिटिश आए थे वो भी हमसे टैक्स वसूलते थे, उन्होंने भी पैसा लेना प्रारंभ कर दिया था। अब बात करते हैं टैक्स। उस समय जो टैक्स होता था, यानी कि कर, यानी राजस्व, वो अनाज में आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब हो सकता है। और अन्य कोई फसल भी हो सकती है, तुम्हारी कपास भी हो सकती है, यानी कोई भी फसल हो, मतलब जो फसल बो रहे हो वही टैक्स के रूप में आपकी जाएगी, ठीक है। या अगर कोई बुनकर है तो उनके यहां से वस्त्र जाते थे। अगर कोई प्रजापति है तो उनके यहां से टैक्स के रूप में बर्तन जाते थे। भाई राज्य में तो बर्तनों की आवश्यकता होती थी, अगर बर्तन नहीं है कच्ची मिट्टी के तो वो कुछ ना कुछ बदले में फिर दिलाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो किसी ना किसी आधार से वो अपना टैक्स भरते थे। आगे चलते हैं। आपका ये जो बेसिक क्वेश्चन था यहीं समाप्त होता है। मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं से कोई त्रुटि होती है, देखो हर कोई इंसान संपन्न नहीं होता है, अगर मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसे शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।